अनंत एक विशाल शक्तिशाली देश था जिसके शासक प्रतापी राजा ययाति देव थे। राजा ययाति देव के शासन में प्रजा खुशहाल थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। वे पूरी प्रजा को संतान के तुल्य मानते थे और प्रजा उन्हें भी अपने पिता तुल्य। पड़ोसी देश ही नहीं, सुदूर देशों से भी उनके अच्छे संबंध थे। वे जितने शांति प्रिय थे, दुश्मनों के लिए उतने ही कठोर। इसलिए कोई भी देश अनंत देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाता। जब जब भी किसी देश ने अनंत देश पर आक्रमण किया, हमेशा पराजय का ही मुख देखा। राजा भी अब उम्र के चौथे पड़ाव में प्रवेश कर चुके थे। वे चाहते थे कि उनके उत्तराधिकारी की घोषणा जल्दी से जल्दी कर दें, जिससे कि वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय नए राजा को राजकाज करने व समझाने में मदद कर सकें। इस संबंध में उन्होंने मंत्रियों, सभासदों, जागीरदारों, राज्य के प्रतिष्ठित नागरिकों व नगर सेवकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए। अनंत देश में उत्तराधिकारी के लिए सुयोग्य पात्रों की कमी नहीं थी। इनमें से एक योग्य नाम सेनापति बलभद्र का भी था। राजा ययाति देव को हमेशा से ही अपने महामंत्री मार्तंड में अपने उत्तराधिकारी की छवि दिखती थी। महामंत्री मार्तंड अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। राजा के करीबी होने के कारण उनका राजभवन में काफी प्रभाव था। इसी प्रभाव का फायदा उठाकर उन्होंने चंद मंत्रियों, दरबारियों को अपने विश्वास में ले लिया था। वे भी मार्तंड में अपने भावी राजा की छवि देख मार्तंड का अधिक समय अपने विभाग के काम काज के बजाय राजा के इर्द गिर्द रहने व उनको खुश करने में ही बीतता। उसका ध्यान हमेशा यही रहता कि राजा ययाति देव तक कोई ऐसी खबर नहीं पहुंचनी चाहिए जो उसके उत्तराधिकारी बनने में बाधक हो। उसके आदमी उसी खबर को राजा तक पहुंचाते जो वह पहुंचाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपने विश्वसनीय लोगों को नियुक्त किया था। महारानी की पसंद नापसंद का भी खूब ख्याल रखता, यहाँ तक कि महल की दास दासियों को भी खुश रखने में भी पीछे नहीं रहता। एक दिन राजा ने दरबार बुलाकर अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए उपस्थित लोगों से योग्य नाम के लिए उनके सुझाव मांगे। राज दरबार में मंत्री, दरबारी, सूबेदार, राज्य के प्रमुख नागरिक उपस्थित थे, पर कोई भी अपने भावी राजा के संबंध में अपनी राय देने का साहस नहीं कर पा रहा था। दरबार में सन्नाटा पसरा था। सन्नाटे का अर्थ यह नहीं था कि दरबार में उपस्थित लोग अपने भावी राजा का नाम नहीं सुझाना चाहते थे, पर उन्हें आभास था कि उनके राजा महामंत्री मार्तंड को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना पसंद करेंगे। इसलिए अपने राजा की इच्छा के विपरीत अपनी राय देने में संकोच कर रहे थे। काफी देर तक राज दरबार में सन्नाटा पसरा रहा। ज्ञानी वल्लभाचार्य इस खामोशी का मतलब समझते थे। सोचने लगे, अगर उपस्थित लोग अपनी राय नहीं देंगे तो देश योग्य राजा से वंचित रह जाएगा और इस भूल के लिए इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। वल्लभाचार्य ने राजा से अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। राजा ने भी उन्हें अपनी बात रखने को कहा। महाराज, मेरा अनुभव कहता है कि यहाँ उपस्थित लोगों में कोई भी अपनी राय यही सोचकर नहीं दे पा रहा है कि कहीं उनका सुझाव उनके पिता तुल्य राजा को अप्रिय न लगे। दरबार के बाद राजा ने ज्ञानी वल्लभाचार्य को बुलाकर जानना चाहा कि उनको कैसे पता कि यहाँ उपस्थित लोग क्या सोच रहे हैं। महाराज, मैं अक्सर देश के भ्रमण पर रहता हूँ, राज्य की प्रजा से मिलता जुलता रहता हूँ, इसलिए उनकी भावनाओं से भली भांति अवगत हूँ। राजा ने वल्लभाचार्य की बात को गंभीरता से लिया और दूसरे दिन राज दरबार बुलाकर वहां उपस्थित जनों को बेझिझक अपनी राय देने को कहा। पर उस दिन भी सभा में सन्नाटा छाया रहा।
राजा ने वल्लभाचार्य से अब भी लोगों की राय ना देने का कारण जानना चाहा। महाराज, आप यदि इनकी राय जानना ही चाहते हैं तो आप घोषणा कर दें कि सारे लोग अपनी राय एक कागज के पर्चे में लिखकर एक पात्र में डाल दें, तो सभी जन अपना सुझाव अवश्य देंगे। राजा ने भी वल्लभाचार्य के सुझाव के अनुसार समस्त जनों को गुप्त रूप से अपना सुझाव देने को कहा और इसके लिए तिथि की घोषणा कर दी। महामंत्री मार्तंड, जो अब तक अपने विश्वसनीय लोगों के साथ बैठकर यही सोचकर खुश हो रहा था कि उपस्थित लोगों ने भावी राजा के लिए कोई नाम नहीं सुझाया, इसलिए उसका राजा बनना निश्चित है, पर राजा के आदेश सुनने के बाद अपने राजा बनने के रास्ते में व्यवधान नजर आने लगा। मन ही मन वल्लभाचार्य को राजा का सुझाव देने के लिए कोस रहा था। राय जानने का दिन भी आ गया। दरबार में आए सभी ने अपनी अपनी राय कागज के पर्चे में लिखकर वहां रखे पात्र में डाल दी। राजा ययाति देव के मन में प्रश्न उठने लगे कि अगर राय मार्तंड के पक्ष में नहीं आई तो उन्हें प्रजा की राय माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानी तो प्रजा यह नहीं सोचेगी कि जब उनकी सलाह पर विचार ही नहीं करना था तो उनके राजा ने यह सब किया ही क्यों। दूसरे ही पल उन्हें अपने अधिकार की याद आ जाती है। वे तो हर तरह से मार्तंड को ही अपना उत्तराधिकारी देखना चाहते थे। आज पात्र में बंद राज्य के लोगों की राय जानने का अवसर आ गया। राजा ने अपने चंद विश्वसनीय लोगों की देखरेख में लोगों की राय की पर्चियां पढ़नी शुरू करवा दी। जो भी पर्ची खुलती उसमें सेनापति बलभद्र का नाम होता, सिवाय चंद पर्चियों जो मार्तंड के पक्ष में होती। उन पर्चियों में एक पर्ची ऐसी थी जिसमें लिखा था, महाराज क्षमा करें, मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपने अपने पिता तुल्य राजा को अपनी राय दे सकूं। आप जो भी निर्णय लेंगे राज्य हित में ही लेंगे। आपका एक सेवक। सेवक ने अपना नाम तो नहीं लिखा था, पर राजा को लिखावट देखकर पता लग चुका था कि ये सेवक कोई और नहीं, उनका सेनापति बलभद्र है। अब स्पष्ट हो गया था कि प्रजा बलभद्र को ही राजा के उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहती है। पौष मास की सर्द मध्य रात्रि का समय था। राजा ययाति देव अपनी शैया पर लेटे लेटे अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोच रहे थे। मस्तिष्क में अनेकों सवाल आ आकर उन्हें परेशान कर रहे थे। एक और प्रजा की राय, दूसरी और उनका मार्तंड के लिए मोह। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। बेचैन होकर कक्ष में चहलकदमी कर ही रहे थे कि महल से सटे उनके उपवन की दिशा से सियारों का क्रंदन उनके कानों को भेदने लगा। उन्होंने कक्ष की खिड़की, जो उनके उपवन में ही खुलती थी, खोल दी और उनके पास खड़े होकर उपवन की ओर निहारने लगे। राजा शकुन अब शकुन मानते तो थे, पर इतने परेशान शायद इससे पहले कभी हुए नहीं होंगे। कुछ देर बाद सियारों का क्रंदन शांत हो गया। शायद वे राजा को ज्ञान बोध कराकर चले गए थे। अब महारानी की नींद भी खुल चुकी थी। महाराज को परेशान देखकर उनसे उनकी परेशानी का कारण जानना चाहा। राजा ने अपने उत्तराधिकारी व सियारों के क्रंदन की बात रानी को बता दी। महाराज, मैंने आपको बड़े से बड़े युद्ध और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते देखा है, पर आज से पहले इतना बेचैन होते कभी नहीं देखा। महारानी, मेरा दिल कह रहा है कि मेरे से कुछ गलत फैसला होने वाला है। मैं जानता हूं कि मैं जो फैसला लेना चाहता हूं वह राज्य हित में नहीं आने जा रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन उसी फैसले को ही लेने को कर रहा है। कहकर मार्तंड को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाली अपने दिल की बात महारानी को बता दी। महाराज, आप राजा हैं और आपका उत्तराधिकारी कौन होगा इसका निर्णय आप ही ले सकते हैं। यह सब जानकर भी आपने अपनी प्रजा से इस संबंध में उनके विचार जानना चाहा। यही तो आपकी महानता है। मेरा तो विश्वास है
आप जो भी निर्णय लेंगे अपने राज्य व प्रजा के हित में ही लेंगे। महारानी, आपकी राय लेनी शेष रह गई थी। आप इस संबंध में अपनी राय दीजिएगा। हाँ, प्रजा की राय से आप अवगत ही हैं। आप मेरा संशय दूर कर दीजिए कि क्या मुझे प्रजा की राय ना मानकर मार्तंड को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए? महाराज, आपका महामंत्री मार्तंड को उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोचना मनुष्य के स्वभाव के अनुसार सही भी लगता है, क्योंकि मनुष्य वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है, और सुनना भी वही पसंद करता है जो वह सुनना चाहता है, और दिखाने और सुनाने वाला भी ऐसे ही करता है। पर आप जैसे पराक्रमी योद्धा जो हमेशा राज्य व प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं, निश्चय ही सही फैसला लेंगे। महाराज, मैं जानती हूं कि महामंत्री मार्तंड हमारी सेवा में कितने तत्पर रहते हैं। हमें प्रसन्न देखने के लिए अपना ज्यादातर समय राजभवन में ही गुजारते हैं। हमारी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हैं। सुना है दास दासियां व महल के सेवकों को भी हमेशा प्रसन्न रखते हैं। उनके इस गुण के लिए निश्चय ही वह सराहना के योग्य हैं। महाराज, यदि आपके उत्तराधिकारी के रूप में प्रजा सेनापति बलभद्र को देखना चाहती है तो मुझे अपनी प्रजा की परख पर नाज हो रहा है। महाराज, मुझे तो राजकाज का इतना ज्ञान तो नहीं है, पर आपसे थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी प्राप्त हुआ है। उसी के आधार पर यह सब कह रही हूँ। महाराज, आपको याद होगा एक बार जब सेनापति बलभद्र युद्ध जीत कर आए थे, आपने उनके सम्मान में उत्सव का आयोजन करवाया था। आपने प्रसन्न होकर उन्हें उपहार स्वरूप धन दौलत व जागीरदारी देने की घोषणा की थी। तब उन्होंने कितनी विनम्रता से कहा था कि महाराज, इस जीत का श्रेय सर्वप्रथम आपको जाता है, क्योंकि आपने अपनी सेना के मनोबल को ऊंचा रखने में कभी कमी नहीं रखी। इसके बाद श्रेय तो सेना को जाता है। महाराज, प्रजा का भी इस विजय में उतना ही योगदान है, जो हर समय कंधा से कंधा मिलाकर सेना के साथ खड़ी रहती है। मेरा आपसे निवेदन है, आप उपहार की इस राशि का उपयोग सेना व प्रजा के कल्याण के लिए लगा दीजिए। महाराज, सेनापति ने कितने छोटे बड़े युद्ध जीते, कितनी प्रशंसा करते हैं आप उनकी। आपने कभी महसूस किया होगा। महाराज, सेनापति ने कितने छोटे बड़े युद्ध जीते, कितनी प्रशंसा करते हैं आप उनकी। आपने कभी महसूस किया होगा, हमारे सेनापति ने शायद ही कभी बिना बुलाए महल में प्रवेश किया हो। सुना उनका सारा समय सेना मजबूती व उनके कल्याण के बारे में सोचने में गुजरता है। महाराज, जितने गुण एक राजा के उत्तराधिकारी में होने चाहिए, मुझे तो वह सारे गुण सेनापति बलभद्र में दिखते हैं। महारानी की बात सुनकर राजा और भी परेशान हो गए। उनके मन में उत्तराधिकारी चुनने के लिए तरह तरह के विचार आ रहे थे। वे हर तर्क को मारतंड के पक्ष में करने की कोशिश करते, सफल भी हो गए। फैसला कर दिया और सोच लिया कि वे शीघ्र ही इसकी घोषणा भी कर देंगे। इधर मारतंड भी संशय में अवश्य था, पर उसे राजा पर विश्वास था कि महाराज उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। पर जल्दी ही इस संशय को दूर करना चाहता था। अपने विश्वस्त आदमियों को महाराज को किसी भी तरह से शीघ्र ही उत्तराधिकारी की घोषणा करने के लिए उन्हें सलाह देने के लिए कहा। आज राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाले थे। राज दरबार अपने भावी राजा के नाम को सुनने के लिए उत्सुक था। सभी आश्वस्त थे कि महाराज सेनापति बलभद्र के नाम की ही घोषणा करेंगे। राजा भी दरबार में पधार चुके थे। कुछ देर बाद महाराज महामंत्री मार्तंड के गुणों की सराहना करने लगे। अब तो दरबार में उपस्थित लोगों के चेहरे उतर गए। हाँ, मार्तंड व उनके चहेतों के चेहरे जरूर खिले हुए थे। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।